गुड मॉर्निंग। सो आज का हमारा सेशन हम शुरू करते हैं और टॉपिक जो रहने वाला है वो हिंदी हिंदी आती है सबको? हाँ। जाना पहचाना लग रहा है? क्रोध प्रबंधन। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, यानी क्रोध को जो एंगर है, हमारा गुस्सा है, उसको हमें कैसे मैनेज करना है। तो मैनेज करने के लिए सबसे पहले उसको हमें समझना पड़ेगा कि वो आखिर है क्या, है ना। उसके हाथ पैर सिर मुंह कान सबको समझना पड़ेगा कि वो दिखता कैसा है, वो है क्या चीज, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। और इसमें जो हमारा टारगेट है वो अग्नि से जल की ओर, यानी क्रोध यानी अग्नि और जल यानी बिल्कुल शीतलता। तो इस रास्ते को हम कैसे अचीव करेंगे वो समझते हैं। तो दिख रहा है ना सभी को? हम्म। तो जैसे हमें दिख रहा है क्रोध यानी क्या? एंगर, इंग्लिश में कहते हैं एंगर। उसके आगे अगर हम डी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? डेंजर, यानी खतरा, है ना। तो क्रोध से हमें दिख रहा है कि जैसे मानव, पैसा, वस्तु, शक्तियां, समय, ये सारी चीजें नष्ट होती है, इनकी शक्तियां कमजोर होती है, या फिर बोल सकते हैं कि इन सभी चीजों पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो इसको अलग अलग तरीके से देखने का अगर हमारा नजरिया हम देखते हैं कि ये क्या है, इसको हम चार पांच अलग अलग चीजों के माध्यम से समझ सकते हैं। तो एक हो गया कि एक नकारात्मक भाव है, और एक प्रकार की नेगेटिव एनर्जी है, और एक प्रकार का पागलपन है। हो सकता है देखा है सभी ने पागलपन? क्रोध जब आता है तो पागलपन जैसा लगता है, जब अति हो जाती है तब खासकर हमें देखने को मिलता है। फिर यह अणुशस्त्र, यानी क्या होता है अणुशस्त्र, कोई बता सकता है? हाँ, और परमाणु बम। तो परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक है। ऐसा क्यों हो सकता है, कोई बता सकता है? नहीं, लेकिन एटम बम से भी खतरनाक क्यों है? और क्योंकि क्रोध आता है तो हम नीचे कुछ सोचते नहीं, फटाफट उस काम को कर देते हैं, विस्फोट कर देते हैं। विस्फोट कर दे। क्योंकि क्रोध जो परमाणु बम है वो एक दायरे में रहता है एरिया, तो उसी दायरे में वो सब कुछ खत्म करेगा। लेकिन क्रोध क्या करता है, पूरे प्रकृति में फैल जाता है। सहनशीलता न होने के कारण क्रोध आता है, सहन करने की शक्ति कम होती है। तो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग नजरिए हैं इसको देखने के। एक नजरिया ये भी हो सकता है कि जिसने भी एटम बम बनाया, जिसने उसका यूज किया है ना, जैसे मान लीजिए हिरोशिमा नागासाकी का हमें पता है, हिटलर का हमें पता है कि उसने बम का यूज किया। तो वो भी क्यों किया उसने? किसी न किसी क्रोध के कारण, है ना। तो उसकी जननी कौन हुई उस बम की? क्रोध, है ना। ठीक है। फिर अब ये मूर्खता से शुरू होता है और आखिर में पश्चाताप पर खत्म होता है। तो ये हमें सबको पता है कि गलत है, पश्चाताप में खत्म होगा। यह एक प्रतिक्रिया है, ना कि समाधान। अब इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम आगे देखेंगे। अब क्रोध करना स्वाभाविक है या फिर और आवश्यक है? कभी कभी लगता है ना हमें कि कोई काम क्रोध के बिना हो ही नहीं सकता। ऐसा होता है कई बार। हमें रियल लाइफ एग्जांपल, यहाँ बैठे हैं तब तक तो हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन जब घर पे जाते हैं, बच्चों के सामने, है ना, कोई बुरी आदत दिख जाती है, क्रोध आ ही जाता है। हाँ, तो स्वाभाविक है ना, आएगा ही, और आवश्यक भी है क्या? नहीं, अभी हमारे लिए बिल्कुल लेवल में आया है। हाँ। और हम ये सोचते हैं कि किसी को डांटना भी है ना तो प्यार से। छोटा मोटा तो दोनों ही तरीके से, दो तरीके से क्रोध व्यक्त होता है। एक अपने अपने अंदर, हालांकि कि जैसे या तो हम उसको व्यक्त हो रहा है किसी के सामने, क्रोध दिख रहा है, हमने व्यक्त कर दिया उसको, या फिर वो अंदर दबाया हुआ है। अंदर दबाया हुआ क्रोध भी नुकसान करता है, और जो व्यक्त किया हुआ क्रोध है वो भी नुकसान करता है। अब इसको सही कैसे करें? दृढ़ता के साथ में, स्नेह के साथ में, संयम और स्वस्थता के साथ में। लेकिन ये हमें पता है कि अंदर दबाना भी गलत है और उसको व्यक्त करना भी गलत है। तो उसका तरीका हमें समझना पड़ेगा कि किस तरह से हम उस चीज को
जो क्रोध से हम अचीव करना चाहते हैं, क्रोध से हमारा लक्ष्य क्या होता है, कोई ना कोई हमारा काम हो जाए। तो वही काम अगर हमारा किसी और तरीके से हो सकता है, तो वो तरीके हमारे काम के होंगे ना, तो हम देख सकते हैं उनको। अब दो अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। अब जैसे गुस्सा हमें करना ही है, जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई हमें काम निकालना होता है, उसके कारण हम गुस्सा करते हैं। जैसे सरकारी ऑफिस में गए हम, वहां पे हमें कई दिनों से हमारा काम अटका हुआ है, तो हम गुस्सा करेंगे। किसी भी एम्प्लॉय पे, किसी भी कर्मचारी पे हमें गुस्सा ही जाएगा। इतने दिन से मैं आ रहा हूँ, 6 महीने हो गए, चप्पल घिस गई मेरी, है ना, तो गुस्सा ही जाता है। तो अब इसमें विकल्प क्या है, क्या तरीका हो सकता है ना। तो दो तरह के व्यक्तित्व हम देख सकते हैं यहाँ पे, एक दृढ़ता संपन्न, एक आवेश वाले। तो दृढ़ता से अपनी बात को रखना, सीधा बोलना, है ना, और वहीं आवेश वाले लोग क्या करते हैं कि ऊंची आवाज में बात करते हैं, है ना, ऊंची आवाज में बात करते हैं, अपने आप को साबित करने के लिए बिल्कुल बॉस की तरह बन जाते हैं, ताकि वो जो गुस्सा है वो सामने वाले को कमजोर कर दे और वो अपनी उस बात को स्वीकार कर ले। लेकिन वो सॉल्यूशन टेम्परेरी हो गया ना, कुछ समय के लिए। वो मान लो दब के उसने अपनी बात मान भी ली, लेकिन उसका प्रभाव कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे रहता है एनर्जी के फॉर्म में। वो नेगेटिव एनर्जी अपनी ओर, फिर हमने एक बार किया इधर से, उधर से एक और बार आएगा। वो वार दिखता नहीं, वो अंदर का अंदर ही पनपता है। कभी वो कब किस तरह से वो गुस्सा निकाल लेगा हमारे ऊपर, वो हम नहीं जानते, है ना। फिर जो दृढ़ता वाले लोग क्या करते हैं, अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। अब जब पूरे होशो आवाज में कोई भी व्यक्ति बोलता है ना, कोर्ट में जब हम शपथ लेते हैं अपने पूरे होशो आवाज में, गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, है ना। तो जब पूरे होशो आवाज में कोई भी व्यक्ति अपना कोई डिसीजन लेता है, तो वो उसकी जिम्मेदारी खुद लेता है, दूसरों पर दोष नहीं डालता, है ना। वही दूसरों पर दोष कौन डालता है, जो आवेश में आने वाले लोग होते हैं, है ना, तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं अपनी, और जरूरतों को सहजता और शांति से व्यक्त करते हैं। अपनी जो भी जरूरत है, कोई भी चीज है, कोई काम निकालना तो है, काम तो करना है ना। तो अपनी जो भी जरूरत है, जो भी काम है, जो हमें चाहिए ये हो जाए, तो उसको सहजता से, बिल्कुल शांत स्वभाव से लेकर उस चीज को व्यक्त करते हैं। तो हमें उस तरीके से व्यक्त करना है। मानवीय मूल्यों का अपमान करते हैं। जो आवेश वाले होते हैं वो क्या करते हैं, मानवीय मूल्यों का अपमान करते हैं। औरों के हक को मान देते हैं और स्वयं के हक की कामना करते हैं। ये जो दृढ़ता वाले लोग होते हैं, ये औरों के हक को भी मान देते हैं। यानी जैसे सरकारी ऑफिस है, हो सकता है जैसे अभी एग्जांपल दिया कि 6 महीने तक हम चप्पल घिस रहे हैं, लेकिन उसकी भी कोई मजबूरी हो, है ना, कि वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके हक की भी, उसकी जो भी प्रॉब्लम है, उसकी परेशानी है कि वो क्यों हमारा काम नहीं कर पा रहा है, उसकी भी हम वैल्यू करें कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, उसकी प्यार से उस चीज की खोजबीन हम करें। और जो आवेश वाले होते हैं वो स्वार्थी होते हैं, बस हमें अपना काम निकालना है ना। तो ये अलग अलग तरीके हो गए। इन 4 चीजों से हम चेक कर सकते हैं अपने आप को कि क्या हम दृढ़ता वाली लाइन में है या फिर आवेश वाली लाइन में है। ये 4 अलग अलग पैरामीटर हो गए कि हम कोई भी चीज, हमारा इंसिडेंट है कोई, तो उससे हम चेक करें कि ये क्या चारों चीजें हमारी इसमें हम फिट बैठ रहे हैं। अब क्रोध के जो स्वरूप और उसकी अभिव्यक्ति, बर्फ, सभी देखा है, मूवी में देखा होगा सभी ने, जो समुद्र में बर्फ होती है, उसका सच ये भी शायद सभी को पता होगा कि जो बर्फ ऊपर होती है उससे 3-4 गुना ज्यादा बर्फ वो पानी के अंदर होती है ना। तो इसी गहराई से अगर हम समझेंगे कि क्रोध का स्वरूप क्या होता है, कि सबसे पहले वो मन में उसका बीज डलता है। कोई भी अंदर ही अंदर आवेश, किसी भी चीज की, किसी व्यक्ति से ईर्ष्या है, कोई बदला है, खुन्नस जिसको कहते हैं, तो वो धीरे धीरे पनपने लगती है। फिर वो धीरे धीरे चेहरे पे और आंखों में, चेहरे और आंखों के थ्रू दिखने लगती है ना। फिर धीरे धीरे वो बोल में आती है, और फिर धीरे धीरे वो कर्म में आती है। कि अगर जब पानी सर से ऊपर, ये तो ये वही हो गया कि पानी सर से ऊपर गया, मतलब वो कर्म में आ गया, है ना। तो किसी ना किसी तरह से फिर हम उसके सामने वाले की हानि करते हैं, या खुद की भी हानि कर देते हैं, पता नहीं चलता। दीवार पे मुक्का मारेंगे या सर फोड़ लेंगे, कुछ नहीं करते। तो इसके अलग अलग स्वरूप पर हम देखने को, मतलब देखें अगर,
तो सिर्फ गुस्सा व्यक्त रूप से नहीं दिखता है, उसकी जैसे मैंने बताया कि शुरुआत अंदर से ही हो जाती है, तो उसके अलग अलग स्वरूप अगर दिन भर में आप चेक करेंगे तो वो क्या हो सकता है, अधैर्यता, मतलब धैर्य हमारे अंदर नहीं है। जैसे अगर हम सिग्नल पे खड़े हैं तो कब चालू, वो 60 सेकंड भी 60 मिनट की तरह लगने लगता है ना, तो वो अधैर्यता है, वो भी एक प्रकार का गुस्सा है, छोटा सा बीज है गुस्से का, क्रोध का छोटा सा बीज है। चिड़चिड़ापन आता है, टीवी का रिमोट नहीं मिल रहा है, या फिर काम नहीं कर रहा है, ठोक रहे हैं उसको, है ना, तो ये जो चिड़चिड़ापन है ये भी क्रोध है ना। किसी हो सकता है किसी के सामने हम व्यक्त नहीं कर रहे हैं उस बात, नेट नहीं चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। निराशा है, अपनी टीम मैच हार गई, अब वो हमें तो उससे कोई लेना देना नहीं, वो 11 लोग जो वहां हारे हैं उनको पता भी नहीं होगा कि हम निराश हैं, लेकिन फिर भी निराशा आ जाती है ना। तिरस्कार किसी ने कर दिया, या फिर हम मानते हैं कि स्वयं ही सत्य हैं, हम खुद ही सत्य हैं, है ना। तो ये अलग अलग स्वरूप हो गए जिससे हम पहचान सकते हैं कि क्रोध सिर्फ किसी ने जो जो देखते हैं हम सिर्फ वही नहीं है, अंदर भी कहाँ कहाँ उसकी जड़ शुरू हो जाती है, वो क्रोध का असली स्वरूप होता है। अब इसके उत्पन्न होने के कारण कई भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अपेक्षा है, नियंत्रण करना चाहते हैं हम, अन्याय और झूठ हमसे सहन नहीं होता, है ना। नकारात्मक कोई प्रोग्रामिंग है, अवचेतन मन में हम कोई चीज बिठा रखी है हमने कि यार ये चीज ऐसे नहीं तो ऐसे होती ही है ना। आलोचना है, अहंकार है, शारीरिक कारण से भी आ जाता है, घुटना काम नहीं कर रहा है लेकिन दौड़ के वहां जाना है ना। तो गुस्सा आ रहा है कि यार चोर मान लीजिए पर्स लेके भाग गया, अब गुस्सा किस बात पे आ रहा है कि यार मेरा पैर काम नहीं कर रहा है, दौड़ नहीं सकते, है ना। हाँ, तो ये अलग अलग कारण होते हैं। अब शरीर पर क्रोध का क्या प्रभाव होता है, जैसे कि मन मस्तिष्क में, हमारे शरीर में अलग अलग अंग में, हाथ पैर फेफड़े दिल दिमाग घुटने सभी जगह बीपी बढ़ जाता है, सांस से तेज चलने लगती है, मांसपेशियां एकदम कड़क हो जाती है ना, आंखें लाल हो जाती हैं, चेहरा, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, पसीना ज्यादा आता है, मांसपेशियां कड़क हो जाती है ना, शरीर में कंपन आता है। ये सारे ही इसके प्रभाव हैं और ये हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वो अपना इफेक्ट लंबे समय तक दिखाती है ना। तो गुस्सा हमें ना आए इसके लिए हमें बहुत से कारण हैं। अब क्रोध के विनाशकारी परिणाम शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और सामाजिक और व्यवहारिक। शारीरिक तो हमने देख ही लिया अभी। अब बौद्धिक रूप से क्या हो सकता है, निर्णय और परख शक्ति कमजोर हो जाती है। बहुत तेज जब गुस्सा आता है तो ये हमने अक्सर एक्सपीरियंस किया है, सभी ने किया है ना, कि हम क्या कर रहे हैं, क्या फेंक के किसी पर फेंक दिया हमने, हमें नहीं पता। टीवी पे भी आजकल हम देखते हैं गुस्से के परिणाम से क्या क्या हो जाती है। न्यूज में खासकर हम देखते हैं कि बच्चे के हाथ से माँ ने फोन छीन लिया कि नहीं फोन नहीं चलाना, उस गुस्से में आकर अब बच्चे ने अपनी माँ का मर्डर कर दिया, है ना। तो ये बुद्धि की क्षमता पूरी खत्म हो गई निर्णय करने की कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसके साथ में एकाग्रता और याद की शक्ति जो है वो भी कमजोर होती है। जितना ज्यादा हम गुस्सा करेंगे उतनी ज्यादा हमारी याद के रखने की चीजों की शक्ति है वो भी कमजोर होती है, और एकाग्रता भंग होती है, किसी भी चीज में हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। मानसिक प्रभाव भी होते हैं, हर तरह के तनाव होती है, निराशा, दुख होता है, शोक होता है, बैठे बैठे ही हम रोने लगते हैं। मतलब ये एक्सट्रीम केसेस हो गए, हो सकता है आप में से किसी ने कभी एक्सपीरियंस ना किया हो, लेकिन इस तरह के केसेस होते हैं। जैसे ये वाला भी एग्जांपल बताया कि बच्चे ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया, तो इस तरह के जो केसेस होते हैं, इस तरह के जो इन्वायरमेंट में रहने वाले लोग होते हैं, उन लोगों के साथ में ये चीजें होती हैं कि बैठे बैठे ही रोने लग गए, कोई कारण नहीं पता क्यों रो रहे हैं, है ना। दुख के सागर में गोते लगा देते हैं, जीव घात करने के विचार आते हैं। अब इससे हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि मन और बुद्धि दोनों अलग अलग तरह से काम करती है। तो मन का क्या काम, क्या होता है, क्या काम होता है मन का, विचार करना, है ना। तो विचार आया मन में, अब उसको करना है कि नहीं करना वो कौन डिसाइड करेगा, बुद्धि, है ना। तो बुद्धि तो खत्म हो गई,
निर्णय और परक शक्ति खत्म हो गई, तो रास्ता क्लियर। और काशी में जो निकल जाते हैं वो यही काम। हाँ, ये कारण है कि दो शक्तियां हैं हमारी आत्मा की, मन और बुद्धि, वो दोनों ही काम नहीं करेंगी तो कोई रोकने वाला कुछ हुआ ही नहीं। वो डिसीजन सीधा सुप्रीम कोर्ट ने पास कर दिया, सुसाइड। सामाजिक और व्यवहारिक, हिंसा, चोरी, आतंकवाद। अब चोरी, हिंसा तो चलो समझ में आ रहा है, चोरी और आतंकवाद कैसे गुस्से का कारण हो सकते हैं? चोरी और आतंकवाद गुस्से का कारण कैसे हो सकते हैं? किसी से बदला लेना, उसका बहुत बड़ा नुकसान, उसको नुकसान पहुंचाना ना पैसे। नहीं, मुझे जैसे लगा अभी पाकिस्तान मेरे लिए मतलब ठीक नहीं कर रहा, हम लोग लेके जाऊंगा सीधा पाकिस्तान वालों को। नहीं, ठीक है, वो आतंकवाद हो गया। जिंदगी में कमा करके हमने जमा किया, जो ये चुनाव करके और अगर मिल जाता तो उसको सब करते। नहीं, लेकिन क्रोध का कारण चोरी कैसे होगा? नहीं, आतंकवाद का समाज के प्रति समझने के लिए अन्याय किया और समाज के प्रति उसका बदला लेने के लिए हाँ, जैसे कुछ व्यक्ति विशेष या फिर समाज का कोई वर्ग वो चीजें करता है। अब चोरी का कैसा है कि जैसे बताया कि बुद्धि की निर्णय करने की क्षमता और मानसिक क्षमता खत्म हो गई, तो नेगेटिविटी की कोई हद नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं है जो क्रोध के कारण ना हो सके, है ना? तो चोरी भी उसी में आ गया। हाँ, तो जैसे मान लीजिए चोरी कैसे हो सकती है कि एक गरीब परिवार है ना, पत्नी रोज कहती है कि तुम कमाते नहीं, पति को नौकरी मिल नहीं रही है, उसको कहीं काम धंधे पे कोई रख नहीं रहा है ना, उसको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, पत्नी की सुनते जा रहा है, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने सुनते जा रहा है। अंत में आके क्या करेगा वो? कहीं तो पैसा आए, कहीं से पैसा आए, तो वो चोरी करेगा। ठीक है, सरकार के प्रति वो भी गुस्सा हो सकता है। हाँ। दो और दो कितने होते हैं? 4? पक्का? सभी के लिए हो सकता है। हाँ, वो भी हमने सुन रखा है, 1 और 1 और कैसे लिखते हो उसका डिपेंड हाँ, तो ये किसी को सोचना पड़ा कि 2 और 2 कितने होते हैं या 1 और 1 कितने होते हैं? नहीं, क्यों? अब वो गणित है तो उसको सोचना पड़ेगा ना, तभी तो हम उसका हल निकाल पाएंगे। सोचा क्यों नहीं हमने? रटा हुआ है, हाँ, याद हो गया हमें, है ना? तो ऐसे ही क्रोध भी हमारा स्वभाव नहीं है, वो कुछ प्रतिक्रियाओं पर हमारा कुछ एक्शंस पर, कुछ परिस्थितियों पर हमारी रटी रटाई प्रतिक्रिया है। जैसे हमने 2 और 2 रट लिया है, हमें सोचना भी नहीं पड़ता। नींद में भी, आधी नींद में भी अगर कोई पूछेगा तो हम बता देंगे कि 2 और 2 तो 4 होते हैं, है ना? वैसे ही क्रोध भी हमारी किसी भी परिस्थिति में, उस तरह की जो परिस्थिति बार बार रिपीट होती रहती है ना? रोज रोज अगर हमें कोई तंग करता है तो हम क्रोध करेंगे, रोज तंग करेगा, रोज क्रोध करेंगे, रोज तंग करेगा, रोज क्रोध करेंगे, तो वो सीखी हुई प्रतिक्रिया हो गई हमारी। हम सोचते नहीं है कि ये अगर ये चीज होगी तो ये करना है। तो उसको समझने का तरीका है कि क्रोध वास्तव में हमारा कोई निर्णय नहीं है, हमारे द्वारा लिया गया निर्णय नहीं है। क्रोध तो एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है, यानी एक रिएक्शन है। एक्शन पे हमने रिएक्शन दे दिया, किसी ने थप्पड़ मार दिया, रास्ते से हम जा रहे हैं, है ना, अचानक ही किसी ने थप्पड़ मार दिया, तो हम क्या करेंगे? फटाक से बिना सोचे हम कर देंगे, क्योंकि हमने ये देखा हुआ है, सीखा हुआ है लोगों को, और शायद हमने किया भी हुआ है, मतलब इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में कभी किया, तो कि भाई थप्पड़ आया तो थप्पड़ देना है। तो इसीलिए वो प्रतिक्रिया है हमारा, वो बुद्धि से नापा तोला गया डिसीजन नहीं है। अब क्रोध मुक्त जीवन के कुछ 9-10 सूत्र हैं। इसमें क्या है? सबसे पहले स्वयं को बदलें, मतलब
ये भाव, हमारा ये विश्वास हो कि हम स्वयं को बदल सकते हैं। सबसे पहले तो ये विश्वास ही जरूरी है ना। अगर हमें कोई बीमारी है तो बीमारी को जब हम स्वीकार करेंगे कि हाँ बीमारी है, तभी तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो सबसे पहले आता है एक्सेप्टेंस, कि हम एक्सेप्ट करें कि हाँ हम बदल सकते हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम है, या फिर क्रोध जो है दैट इज अ नेगेटिव थिंग, हमें उसको चेंज करना है ना। स्वीकार कर, अभ्यास करना, रुके, सांस लें, यानी उसको सोचना, समझना। रुकना और सांस लेना माना, एक तो ये प्रैक्टिकल रूप से हो गया कि अगर कोई गुस्से वाली सिचुएशन आ गई तो हम थोड़ा सा ठहर के उसके बारे में सोच के उसके ऊपर प्रतिक्रिया दें, एकदम से प्रतिक्रिया ना दें। क्योंकि जैसे हमने एक पिछले सेशन में भी देखा था कि रिस्पॉन्स टाइम जो है हमारा, वो जितना लंबा होगा उतना फिर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड, वो नहीं, क्या था भाई जी वो 3 सेकंड के बाद वाला, 3-4 सेकंड वाला, रिएक्शन रिस्पॉन्स। हाँ रिएक्शन रिस्पॉन्स, उसमें था ना कि अगर हम जितना उसको डिले करेंगे रिएक्शन को, उतना फिर वो सही डिसीजन आने लगेगा, है ना। तो इसीलिए हम जब रुकते हैं, सांस लेते हैं, वैल्यूज, वैल्यूज के आधार पे हम रिस्पॉन्स। हाँ वैल्यूज के आधार पर जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा, फिर वो वैल्यूज जो हमारे गुण हैं अंदर के, अच्छे गुण, पॉजिटिव विचार हैं, उसके आधार पर आएगा। ठीक है, क्षमा करें। सबसे पहले तो क्षमा करें कि जो भी व्यक्ति हमसे टकराव में आ रहा है ना, उसको हमने क्षमा कर दिया। क्यों क्षमा कर दिया? क्योंकि वो भी शायद किसी अपनी आदत से परेशान है, आदत के वश है ना, उसने ये कर दिया, मैंने उसको क्षमा कर दिया। अब क्षमा क्यों किया? क्योंकि हमें भी सॉल्यूशन चाहिए ना। हमें पता है कि सॉल्यूशन ऐसे नहीं आता, सॉल्यूशन के लिए ठंडा करना पड़ता है। तो सबसे पहले उसका स्टेप क्या हो जाता है? क्षमा करना। फिर अपेक्षाएं कम रखना। कई बार सिचुएशन में ऐसा होता है कि नहीं रख पाते हम अपेक्षाएं कम, लेकिन हमें समझना है अलग अलग तरीके हैं, इन सारे स्टेप्स में से कौन कौन से स्टेप्स काम आ सकते हैं। अपेक्षाएं हम कम रख सकते हैं। सकारात्मक संकल्प, हमारे जो विचार है उसमें बहुत शक्ति होती है, हमारे विचार जो हैं उसमें बहुत शक्ति होती है। तो विचार को जितना हम पॉजिटिव करेंगे, अपेक्षा के बाद समाधान कर दो। हाँ समाधान पर ध्यान दें, मतलब कि हम फोकस जो है हमारा वो सॉल्यूशन पे हो। किसी के ऊपर हमें गुस्सा अगर आ रहा है क्योंकि उसने हमारा कुछ बुरा किया, तो हमें अल्टीमेटली समाधान क्या करना है, हमें उस पर फोकस करना है, हमें प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना है ना। इसीलिए तो सकारात्मक संकल्प, हमारे जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि थॉट्स की अपनी एक एनर्जी है जो पूरे एनवायरनमेंट में फैलती है। जितने पॉजिटिव संकल्प होंगे और जितने समय तक होंगे वो उतना अच्छा, मतलब असर करेंगे। जैसे 5 मिनट सिर्फ पॉजिटिव कर लिया, फिर दिन भर खुन्नस में रह लिए, तो प्रपोर्शन किसका ज्यादा रहा? गुस्से का, खुन्नस का, है ना। तो जो सकारात्मक संकल्प है उनकी जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा होनी चाहिए, कि ज्यादा से ज्यादा हम पॉजिटिव सोचें। राजयोग मेडिटेशन, अब राजयोग मेडिटेशन इसमें किस तरह से हेल्प कर सकता है कि ज्यादा से ज्यादा समय जो है हमारा वो हमारी पॉजिटिव विचारों में रहे। तो जैसे ये जो कंसेप्ट है सकारात्मक संकल्प, इसका जो वाइब्रेशन लेवल है पूरी यूनिवर्स तक फैलता है। तो अब इसमें ये सिर्फ हमने सुन रखा है कि सकारात्मक, बी पॉजिटिव, लोग भी हमें कहते हैं अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। लेकिन राजयोग मेडिटेशन में इसकी हम तह तक जाते हैं, इसकी हम गहराइयों तक जाते हैं, इसको फील करते हैं कि किस तरह से पॉजिटिव संकल्प पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। जो आपने सुना भी होगा कि संकल्प से सृष्टि बनती है, यानी संकल्प से सृष्टि बनती है। ब्रह्मा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपने संकल्प से सृष्टि रची। तो संकल्प इतनी पावरफुल चीज है कि वो पूरी सृष्टि की रचना कर सकते हैं, उसको बना भी सकते हैं, उसको बिगाड़ भी सकते हैं। तो ये कंसेप्ट राजयोग मेडिटेशन में पूरी डिटेल में बताया जाता है। और अपनी आत्म जांच करनी है, कहाँ से क्रोध आया, है ना। पूरी जांच करनी है कि क्रोध का जो बीज था वो कहाँ था। जैसे हमने बताया कि वो बर्फ जो ऊपर दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा वो पानी के अंदर है, तो उसका जो बीज था वो कहाँ था? पानी के अंदर।
मन में कौन सा ऐसा विचार आया था जिसकी वजह से वो जो चेन चली और वो गुस्से में कन्वर्ट हो गया। तो क्या वो जो बीज डला था वो सही था, है ना? उसको हम बीज को किस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं, है ना? तो इन 10 कदमों से हम अग्नि से जल की ओर का रास्ता तय कर सकते हैं। इसमें एक मेडिटेशन हम करेंगे थोड़ी देर। सभी अपनी डायरी पेन एक तरफ रख दें। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लेकर धीरे से छोड़िए। अपने अंतर मन की ओर ध्यान को केंद्रित कीजिए। मैं मस्तक के बीच ज्योति बिंदु एक आत्मा हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं शांति दूत हूं। मुझे मेरी आंतरिक शक्तियों को जागृत होने का आभास हो रहा है। शांति की किरणें मुझसे निकलकर चारों ओर प्रवाहित हो रही है। पूरा वातावरण शांत होता जा रहा है। मेरे आसपास के लोग शांत, शीतल होते जा रहे हैं। मेरे संबंधी, सहकर्मी तथा जो भी मेरे संपर्क में आने वाले लोग हैं, वे सब मुझसे शीतलता का, शांति का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें शीतलता का आभास हो रहा है। वे मुझसे शांति और शीतलता की अनुभूति कर आनंद महसूस कर रहे हैं। मुझे उनसे दुआएं प्राप्त हो रही हैं। अब मुझे अपने असली स्वधर्म की पहचान मिल गई है। शांति, शीतलता, ये ही मेरे सच्चे गुण हैं। यही मेरा निजी स्वभाव है। मुझे यही गुण चारों ओर बांटना है। मैं ही शीतलता का प्रतीक हूं। मुझे इसी तरह शांत और शीतल रहना है ताकि मैं इन लोगों की सेवा कर सकूं। ओम शांति। तो शांति का अभ्यास हमने क्यों किया? क्रोध के चक्कर में। क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसको उसी लेवल की पॉजिटिव एनर्जी काट सकती है। तो क्रोध का पॉजिटिव विकल्प क्या है? शांति। तो आज का हमारा संकल्प क्या रहेगा? तो मैं प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। यानी जैसे मैंने बॉल फेंका दीवार की ओर, ऑटोमेटिक मेरे पास आई, तो वो उसकी प्रतिक्रिया हुई। दीवार कुछ सोचती नहीं है, जैसा उसने
जैसा उसको मिला वैसे वैसे उसने लौटा दिया। तो वो दीवाल है, हम इंसान हैं, है ना? तो हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे उस दीवार नहीं बनना। हाँ, दीवाल नहीं बनना है हमें, कड़क नहीं बनना है। जो प्रतिक्रिया है उसको समझना है और किस तरह से हम शांतिपूर्ण उस चीज का हल निकाल सकते हैं उसके बारे में सोचना है। कुछ समय लेना है, समय सबसे बड़ी दवा है ना? तो समय निकाल कर उस चीज के बारे में सोचना विचारना है कि मुझे इस परिस्थिति को बिगाड़ना नहीं है, कैसे भी करके इस परिस्थिति को मुझे बिगाड़ना नहीं है, किस तरह से मेरा भी कल्याण हो और सामने वाले का कल्याण भी हो, ये भी सोचना है। क्योंकि वो हमारे काम निकलने के साथ साथ वो एक सेवा भी हो जाएगी जो हमने उस सामने वाले के लिए किया, जो उसको जीवन भर काम आ सकती है। हो सकता है हम उसके सामने कोई ऐसा उदाहरण स्थापित कर दें कि जीवन भर वो हमें